जय हिंद। शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास। इसमें साइंस के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाएगा और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से उस चीज को समझना है। जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं और कुछ जो है अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर जो है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो परमाणु बम होता है, ठीक है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक जो बम है वो उसका क्या है। तो देखिएगा, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है परमाणु बम के बारे में। इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों अलग अलग है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें या इसका जो कार्य करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिएगा ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी में है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में है विकिरण या ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों। तो जो परमाणु बम है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये विखंडन का मतलब क्या होता है कि परमाणु का जो एक एटम है वो अलग अलग यानी कि तीन श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है ना। इस प्रकार हर एक अणु तीन तीन के पार्ट में डिवाइड होता चलेगा और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विखंडित होना बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें, जो हाइड्रोजन बम है, अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो काम करता है नाभिकीय संलयन पर। उसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल कहें या उसका जो काम करने का जो तरीका है तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम में जो चेन है वो इस डायरेक्शन से आगे की तरफ टूटता हुआ चलेगा और जो हाइड्रोजन बम है उसमें इसका अपोजिट होता है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे जो हानिकारक या सबसे ज्यादा डेंजरस अगर हम बम की बात करें तो वो क्या है, हाइड्रोजन बम है। अगर सबसे शक्तिशाली बम की बात करें तो कौन सा है, हाइड्रोजन बम है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। और अगर हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये क्या है भाई, आपका नाभिकीय संलयन है। ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन में एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चलती है और संलयन में क्या होता है, एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती चलती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो यहां पर ऑप्शन ए में है सिल्वर, बी में है आयरन, सी में है मरकरी और डी में है ग्रेफाइट। अगर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है और जिसको जो प्रतिरोध है वो ज्यादा नहीं होता, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इससे अगला जो क्वेश्चन रहेगा यह है, चूहे मारने की दवा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम, तो देखिएगा ऑप्शन से और बताइएगा कि जो ठीक आंसर है वो क्या रहेगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, बी में क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, सी में क्या दिया हुआ है, जिंक फॉस्फाइड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो चूहे मारने की दवा होती है उसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा, जिंक फॉस्फाइड। अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये क्या है, एक जहरीली गैस है। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये NaCl यानी कि साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम है। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन जो सी रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिंक फॉस्फाइड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था और आज फिर ये क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, या एक हॉर्स पावर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहां देखिएगा ऑप्शन ए में है 567 वोट, ऑप्शन बी में है 746 वोट, ऑप्शन सी में है 457 वाट और ऑप्शन डी में है 310 वोट। तो 1 हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो 1 हॉर्स पावर में कितना है भाई, 746 वोट जो है। और आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है।
ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन यही 4 दिए होते हैं और इसमें क्या है, बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है इसके बारे में पूछा गया है, और मोस्टली हम इसका आंसर क्या देते हैं, विटामिन के दे देते हैं। लेकिन विटामिन क्या करता है, जब आपको चोट लगती है तब जो रक्त का ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमने की बात होती है, तब विटामिन के की वजह से होती है। लेकिन अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो शरीर के अंदर क्या होता है, हेपरिन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हेपरिन होता है, जो रक्त का क्या नहीं बनने देता, थक्का नहीं बनने देता है। लेकिन ये जब बाहर कटने के बाद जब बाहर आता है तो हेपरिन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, जो शरीर के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोबारा, शरीर के अंदर हम ब्लड की जो बात कर रहे हैं, शरीर के अंदर की जो बात कर रहे हैं, वहां पर थक्का क्यों नहीं बनता, क्योंकि शरीर के अंदर क्या होता है, हेपरिन होता है, जो शरीर की वेसल्स होती हैं, जो नर्वस होती हैं, नस होती हैं, उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। और अगर हम बात करें कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो देखिएगा, जब आपको चोट लगती है, जब आपको कट लग जाता है, तब क्या है, कुछ देर के बाद ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। बाहर की अगर बात करें शरीर के, तो विटामिन के वहां पर रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग करने के लिए। और अगर हम शरीर के अंदर की बात करते हैं, तो शरीर के अंदर क्या होता है भाई, हेपरिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, तो एंजाइम होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी कंफ्यूजन रहती है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें भी सेम ही केस है कि हीमोफीलिया के अंदर भी क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग या रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता, ठीक है ना। जो फीलिया है, रक्त का, इसके अंदर भी क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये जो दो हैं, हीमोफीलिया एक डिजीज हो गई, विटामिन के जो है वो शरीर के बाहर काम करता है, और हेपरिन जो है शरीर के अंदर काम करता है। तो अगर जब आपके पास सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे, हेपरिन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश की गति क्या है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इज। तो प्रकाश की गति के लिए ऑप्शन ए में देखिएगा 5 × 10⁸ है, या ऑप्शन बी को अगर हम पढ़ेंगे तो 7 × 10⁸ है, सी को पढ़ेंगे तो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, और डी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई, वो आपका क्या रहेगा, स्पीड ऑफ द लाइट। अगर प्रकाश की गति की बात करें तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगर हम ये बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। इसका कई बार ऑप्शन में ये न देके आपको क्या मिलेगा, 500 सेकंड मिलेगा। क्या मिलेगा, 500 सेकंड। तो हो सकता है ऑप्शन ये भी हो या ये भी। तो अगर यहां पर 8 मिनट 20 सेकंड है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड, और 500 सेकंड है तो आपका समय टाइम जो है 500 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगेगा। अगर हम एक और क्वेश्चन इसके साथ देखें, तो जो सूर्य का प्रकाश है या सूरज की जो लाइट है, पृथ्वी तक पहुंचने में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस माध्यम से पहुंचती है। यानी कि जो हीट है, उष्मा जो है, उष्मा का ट्रांसफर 2 या 3 तरीके से होता है। एक तो चालन विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा। दूसरे अगर हम बात करें तो संवहन विधि होती है, और तीसरा अगर हम बात करें तो विकिरण के माध्यम से होता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का जो माध्यम है, वो सबसे फास्टेस्ट, जो सबसे तेज मेथड है, जिसमें जो उष्मा है वो जल्दी से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। तो वो कौन सा मेथड है आपका, विकिरण। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम को फॉलो करता है, तो ये है आपका विकिरण। और प्रकाश की जो गति है वो आपने क्या बताई, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है, वैसे तो इसकी 5 है, बाकी अब हम यहां पर 4 करेंगे। तो क्या है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो कौन सी होती है। तो एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है प्लाज्मा, एक होती है गैस। इन चारों में से जो फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें या फोर्थ स्टेट की बात करें, तो वो सही आंसर जो आपका वो क्या रहेगा, प्लाज्मा। इसकी जो चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था, वो क्या है, प्लाज्मा है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए।
हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मिलेगा? ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है सोडियम, सी में है आयरन और डी में है गोल्ड। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रक्त का हिस्सा होता है और रक्त को बनने के लिए कौन सी धातु की आवश्यकता है? आयरन की जरूरत है। तो अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु है? तो यहां पर जो ऑप्शन सी है आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भाई? लोहा, ठीक है ना। लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में। और अगर हम बात करें आरबीसी, ठीक है ना, तो यानी कि आरबीसी में कमी होने का मतलब है शरीर में आयरन की कमी हो जाना, ठीक है। और जो रक्त है उसका रंग लाल जो होता है वो भी किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रक्त है उसका रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी के बारे में पूछ लिया जाए तो आयरन की कमी से क्या है? आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है। और अगर आरबीसी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी जो है उनका निर्माण कहां होता है, तो वो कहां पर होता है भाई? अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो में। आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है। और आरबीसी क्या है? लोहे की कमी की वजह से भी कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है तारों का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो ये जो है प्रकाश, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम ये कुछ फिनोमिनास जो है वो देखते हैं कि प्रकाश के साथ क्या क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरण का टकरा के वापस उसी पाथ में आ जाना। और अपवर्तन का मतलब है कि जब लाइट की जो रेज है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है और फिर जाके बाहर निकलती है। तो इसको, ये जो क्वेश्चन है आपका जो तारों का चमकना है, तो इसमें ऑप्शन ए में रिफ्लेक्शन है, बी में रिफ्रैक्शन है, सी में डायफ्रैक्शन और डी में डिस्प्रेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तारों का चमकना, तो वो किसकी वजह से होगा भाई? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से तारों का चमकना। इसके साथ कुछ और भी होता है, जैसे सिक्के का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना, और छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। उसके बाद में एक तो ये रहेगा आपका अपवर्तन का कारण, एक ये भी अपवर्तन का कारण, और एक ये है सूर्य को सुबह या शाम को देख पाना। ये जो फिनोमिना है ये सब किसकी वजह से होते हैं? अपवर्तन की वजह से होते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि सिक्के का ऊपर उठा हुआ किसकी वजह से है, तो वो भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई क्यों देता है, तो वो भी अपवर्तन की वजह से है। कई बार ये होता है कि जैसे आप सुबह और शाम को क्या होता है कि जब हम सूरज को देख पाते हैं अपनी बेयर आई से, ठीक है ना, दिन में हम उसको इतना चमकीला होता है कि हम नहीं देख पाते, लेकिन सुबह क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली उसकी एक इमेज को देख पा रहे हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्योंकि वो इमेज किसकी वजह से क्रिएट होने लग रही है? अपवर्तन की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तारों का जो चमकना है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अपवर्तन की वजह से। उसके बाद है आपका जो 10th क्वेश्चन है, पढ़िएगा, देखिएगा क्या है इसमें। भोजन को पचाने में कौन सा अमल मदद करता है? अब हमारे को पता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो भोजन है उसके साथ एक अम्ल मिलता है, एक एसिड मिलाया जाता है शरीर के द्वारा। तो वो कौन सा है? क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या वो एस्कॉर्बिक एसिड है, या अगर बात करें इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। शरीर का एक हिस्सा है, यानी कि हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, पाचन तंत्र को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र जो है कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। और मुंह में क्या हो जाता है? जो लार है वो किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। लार जो है स्टार्च का पाचन करती है। उसके बाद जो भोजन है वो हरनाल में जाकर शरीर के एक हिस्सा जिसको हम अमाशय बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है। किसके अंदर? अमाशय के अंदर। और अगर अमाशय में देखें तो अमाशय का जो ऊपरी हिस्सा है, हम जब इसका पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब इस चैप्टर को कंप्लीटली हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है? अमाशय में एक हिस्सा है जिसको आप बोलते हो कार्डिक। क्या बोलते हैं? कार्डिक। उसी कार्डिक के अंदर क्या भरा रहता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा रहता है। दोबारा से देखिएगा, प्रश्न क्या है? भोजन को पचाने में कौन सा एसिड जो है वो मदद करता है? तो बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि जो भोजन का पाचन होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मदद करता है। क्लियर है? उसके बाद में
अगला जो क्वेश्चन है, दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो दही का जो स्वाद है वो ऑप्शन ए में दे रखे हैं सिट्रिक, ऑप्शन बी में टार्टरिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल और या उपरोक्त सभी। तो जो दही है, दूध है, उसका अगर हम दही का खट्टापन अगर देखें तो वो किस अम्ल की वजह से है भाई? वो आपका रहेगा लैक्टिक अम्ल की वजह से। लैक्टिक अम्ल क्या बनता है? दूध और दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और अगर हम सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किसके अंदर होता है? नींबू के अंदर होता है। और अगर हम टार्टरिक की बात करें तो ये होता है इमली के अंदर। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। नींबू के अंदर कौन सा मिला जाता है? सिट्रिक। और अगर हम बात करें दूध के अंदर, तो दूध के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद में अगर हम ये बोले कि दूध से दही का जो बनना है, दूध से दही का जो बनना है वो किसकी वजह से है भाई? किस बैक्टीरिया की वजह से है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस। दूध से दही का बनना जो है वो लैक्टोबैसिलस के साथ। इसी के साथ एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? जब हम दूध पीते हैं तो वो क्या है? दही में बदल जाता है। वो किसकी वजह से बदलता है? तो वो किसकी वजह से बदलता है? रेनिन। ठीक है ना, क्या होता है? रेनिन एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से क्या है? दूध से दही में बदला जाता है। और ये रेनिन है, ये हमारे अमाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये तीनों चारों चीजें याद रखनी है कि सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में। टार्टरिक किसमें होता है? इमली में। लैक्टिक किसमें होता है? दूध में। और दूध से दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। शरीर के अंदर कौन बनाता है? रेनिन। तो ये सभी क्वेश्चनों के साथ आपको नोट कर लेने हैं और अपनी कॉपी में दोबारा रिवीजन के लिए इनको लिख लेना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, बल का असाई मात्रक क्या है? तो हमने कल भी पढ़ा था, जो हमने मात्रक और मापन की जो क्लास की थी उसमें, तो जो यहां पर क्या है? बल का असाई मात्रक। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? तो बल का एसआई मात्रक क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन ए में दे रखा है न्यूटन, बी में बार, सी में पास्कल और डी में कैंडेला। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा? न्यूटन है करेक्ट आंसर। अगर हम बार की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाए, यानी कि एटमॉस्फेरिक का मतलब है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है ना। उसके बाद पास्कल का बात करें तो ये दाब यानी कि प्रेशर को मापा जाता है। और कैंडेला की बात करें तो ज्योति तीव्रता की बात। ठीक है ना, कल हमने पढ़ा था ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला में क्या मापा जाता है? ज्योति तीव्रता मापा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, एसी में कौन सी गैस भरी जाती है, सीएफएल यानी कि घरों में जो ट्यूबलाइट होती है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब जो है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, तो ये कदापि नहीं हो सकती। हीलियम, ये भी नहीं है। सी जो आर्गन एंड द नाइट्रोजन है, ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। जो सी ऑप्शन है, आर्गन एंड जो नाइट्रोजन है, वो कहां है भाई? बल्ब में भरी जाती है। और अगर हम बात करें विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है, जो फिलामेंट की अगर बात करें तो वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, विद्युत बल्ब जो जगता है तो किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। और उसके अंदर गैस जो भरी जाती है वो आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो जो परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं या एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, या उसको नाभिक बोला जाता है या एटम बोला जाता है। तो हम किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है या परमाणु क्रमांक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। किसकी संख्या की बात की गई है? प्रोटॉन। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मिलते हैं वो क्या बनाते हैं भाई? द्रव्यमान बनाते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। और अकेले प्रोटॉनों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो क्या बनाता है? परमाणु क्रमांक बनाया जाता है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बात किसकी होने लग रही है? अधातु की। ठीक है ना, अधातु है और जो सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। तो ऐसी कौन सी धातु है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है मरकरी। मरकरी हालांकि लिक्विड अवस्था में ही होती है। मरकरी जो है वो लिक्विड होती है, लेकिन वो क्या है? मेटल है। किसमें काउंट होती है? मेटल में काउंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
किसकी बात कर रखी है? अधातु की। तो ऑप्शन जो सी है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो क्या होती है रूम टेम्परेचर पर किस में मिलती है? द्रव्य अवस्था में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रोमीन होगा। दोबारा से इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं तो कई बार बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या लगा देते हैं? पारा, क्योंकि उन्होंने पारे के बारे में पढ़ा होता है। और पारा क्या है? आसान भी यही है कि जिसमें लिक्विड अवस्था में मिलता है, लेकिन ये पारा क्या है भाई? धातु है, और अधातु की बात होने लग रही है तो वो क्या होगी? ब्रोमीन होगी। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? तो पानी का जहाज है, हमने लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो जो पानी का जहाज है उसकी गति को अगर मापना है तो किस में मापा जाता है? नॉट में मापा जाता है। पानी के जो जहाज है उसकी जो स्पीड को अगर मापा जाता है तो नॉट में, और अगर समुद्र की दूरी की बात की जाए तो वो होता है नॉटिकल माइल में, नॉटिकल मील में। वो किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में। और अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो वो किस में मापा जाता है? नॉट में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट फॉलो करता है ना किसी चीज के अंदर से, तो उसको धकेलने के लिए क्या होता है? वोल्टेज चाहिए होती है। उनको धकेलने के लिए वोल्टेज, और उनको रोकने के लिए क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो उसी प्रतिरोध की अगर हम एसआई यूनिट या एसआई मात्रक की बात करें तो वो क्या है? ओम है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ओम रहेगा। और ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगले ऑप्शन की तरफ देखिएगा। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है? ऑप्शन ए जो है रेडियो एक्टिविटा का, या ऑप्शन बी विद्युत फ्लक्स का, सी प्रतिरोध का, या प्रतिरोधकता का। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को कोई अगर ऑप्शन नहीं भी पता है ना तो क्या है? एक्सक्लूड कर देंगे, ये तो हो नहीं सकता, प्रतिरोध नहीं होगा, विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर बचता कौन है? रेडियो एक्टिविटा। तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिविटा या रेडियो एक्टिविटी का क्या है? मात्रक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल जो होता है, या हम बात करें अम्ल जो होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अम्ल और अक्षार का पता करने के लिए जो स्केल होता है वो कितने से कितने तक होता है? तो 1 से लेकर 14 यानी कि 14 तक उस स्केल के ऊपर यानी कि डिजिट से होते हैं। और अगर हम बात करें जो बिल्कुल बीच के अगर डिजिट्स की बात करें वो 7 होता है, जहां पर चीजें जाकर क्या बन जाती हैं? उदासीन बन जाती हैं, न्यूट्रल बन जाती हैं। 7 यानी कि जल। उदासीन क्या है? जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7 होता है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो यहां पर ऑप्शन ए में इक्वल टू 7 होता है, या 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम अम्ल की बात करें तो जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होते हैं? जिसका 7 के बराबर हो वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और जिसका 7 से ज्यादा हो वो क्या होते हैं? अक्षार यानी कि एसिड यानी कि अम्ल होते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। कौन सा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, अम्ल के बारे में, अक्षार के बारे में, या उदासीन के बारे में। तो जो 7 से कम है वो अम्ल, ज्यादा है वो अक्षार, और बराबर है वो उदासीन। अभी देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का ये। अब इसमें क्या दिया हुआ है? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आज के समय में कुल कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 118। ठीक है। और इससे संबंधित कई बार यह भी पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे बने होते हैं और कुछ ऐसे बने होते हैं। तो ये जो बॉक्स बने होते हैं इनको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ग्रुप। इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। तो अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने होते हैं? 18। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने कुल ग्रुप होते हैं या कितने समूह होते हैं, तो 18 आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वहां पर पीरियड की अगर बात पूछ ले, आवर्त की बात पूछ ले, तो वहां पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 7 रहेगा। और कुल तत्वों की अगर बात पूछी जाए आवर्त सारणी से तो वो कितनी होगी? 118। इससे जो आवर्त सारणी है एक दिन इस पे कंप्लीट क्लास करेंगे। आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे हल्की गैस है, सबसे भारी गैस है, सबसे हल्का धातु, सबसे भारी धातु। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम एक अगली क्लास में कंसेप्ट में क्लियर करेंगे। इससे आगे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। और अभी नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल जो है वो क्या नाम है अपना? इसमें है भाई एजू थॉट्स।
ये चैनल है जिस पर आपको मिलती है साइंस की टॉपिक वाइज और एमसीक्यू, जो भी आपके नियर बाई एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो वो हम कंप्लीट हर रोज इसमें क्लास करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको टाइम से मिलती रहे। अगली क्लास के लिए मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।